नमस्ते। मैं डॉक्टर श्याम मोरे। मैं रीचा मैम के शो में फिर से हाजिर हूँ आप सबके साथ एक बहुत प्यारा सा टॉपिक शेयर करने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन्स से रिलेटेड जो इश्यूज होंगे, जिसको हम वरिष्ठ नागरिक या मराठी में ज्येष्ठ नागरिक कहते हैं, उनसे रिलेटेड क्या समस्याएं हो सकती है, वो किस तरह से उसको देखा जा सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक्चुअली अगर हम देखेंगे, एक रोमन फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा था कि ओल्ड एज इज़ एन इनक्यूरेबल डिसीज। वैसे ही कई सारी शेर शायरियाँ हिंदी में भी चलती है कि बढ़ती उम्र तो एक बोझ की कहानी है, दिल में दर्द और आंखों में पानी है। लेकिन कुछ और भी लोग हैं, उन्होंने कहा है कि मतलब इसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए, उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। इट्स नॉट द एज टू हील, बेसिकली इट्स द एज टू प्रमोट, टू प्रोटेक्ट एंड एक्सटेंड इफ पॉसिबल। सो दैट्स द बेस्ट वे ऑफ लुकिंग एट इट। इस तरह से उसको देखना चाहिए, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, चाहे हम जूनियर सिटीजन से या सीनियर सिटीजन जिस तरह से भी देखेंगे तो उसको रखना चाहिए। लेकिन होता यह है कि हमने देखा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, इट बिकम्स अ बिटर पिल। मतलब पिल का इशू ऐसा है कि पी से पॉवर्टी आती है, बहुत सारे लोगों को इकोनॉमिक इश्यूज आते हैं, फिर इलनेसेस शुरू हो जाती है और उसके साथ साथ बढ़ती है लोनलीनेस। बहुत बार हम अकेले पड़ जाते हैं किसी भी कारण से, अपनी फैमिली तो बिजी रहती है और हम लोग एक ऐसे जगह पे पहुंच जाते हैं जब हम किसी के साथ कुछ शेयर करने में दिक्कतें आने लग जाती हैं। तो इन तीनों वजह से काफ़ी बार लोगों में अलग अलग समस्या दिखती है। समस्या क्या हो सकती है वो हम देखेंगे, लेकिन हम पहले देखते हैं कि ये समस्या कितनी गंभीर है। 2019 के अगर हम आंकड़े देखते हैं तो पूरे वर्ल्ड में लगभग 65 करोड़ सीनियर सिटीजन्स थे, और यही आंकड़ा अराउंड 2025 में ये 100 करोड़ से ऊपर जाने वाला है। लेकिन दिक्कत इसमें ये है कि 100 करोड़ से ऊपर वाला ये आंकड़े में लगभग 74 करोड़ लोग ये डेवलपिंग कंट्रीज में आएंगे। तो जब भी ये डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं तो एक अलग समस्या खड़ी हो जाती है। वो हो सकती है सोशल इश्यूज होंगे, उनके इकोनॉमिक इश्यूज होंगे और डेफिनेटली उनके हेल्थ इश्यूज भी रहेंगे। तो उसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जब भी कोई समस्या आती है, हेल्थ प्रोफेशनल के सामने हो या किसी भी प्रोफेशन के सामने हो, एक अपॉर्चुनिटी भी लेके आती है हमें सर्व करने के लिए या समझने के लिए। तो वैसे एक मेडिकल प्रोफेशन में एक नई ब्रांच शुरू हो गई। वो ब्रांच, उसको कहते हैं जेरोंटोलॉजी। बेसिकली वो ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं बढ़ते उम्र के साथ, उसको वो स्टडी करते हैं। और इसी जेरोंटोलॉजी के अलग अलग टाइप्स है, जैसे रिसर्च से रिलेटेड एपिडेमिक जेरोंटोलॉजी है, फिर एक जीरियाट्रिक नाम हम सभी ने सुना है, जीरियाट्रिक डिपार्टमेंट होता है। वो जीरियाट्रिक डिपार्टमेंट एक क्लिनिकल कंपोनेंट है जेरोंटोलॉजी का, जिसमें हम केयर करते हैं सीनियर सिटीजन्स की। उनकी तबीयत में कुछ बिगाड़ हुआ तो उनकी केयर लेने वाला जो डिपार्टमेंट है उसको जीरियाट्रिक्स कहा जाता है। तो अभी इशू ऐसा है कि ये तो हम जैसे बोल रहे हैं कि ये मेडिकल प्रोफेशनल उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से क्या क्या चेंजेस होते हैं, उस पर रिसर्च किया जाए, उसको कैसे रोक सकते हैं, उस पर रोक लगाने की कोशिश की। अगर हो ही गई इसके बावजूद भी तो उसको किस तरह से हैंडल करना चाहिए, मतलब ट्रीटमेंट या रिहैबिलिटेशन किस तरह से हो, उस पर अभी काम बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन अभी इससे हम आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये सीनियर सिटीजन्स की समस्या बोन है या कर्स है। हुआ ऐसा कि जैसे सोशल चेंजेस आने लग गए, जैसे सोसाइटी में इंप्रूवमेंट्स होने लग गए, जैसे क्वालिटीज़ चेंज हो गई, लाइफस्टाइल चेंज हो गए, हम सबकी इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो गए, हाउसिंग इंप्रूवमेंट्स होती गई, तो डिसीजेस भी कम होते गए। एक तरफ डिसीज कम होने लग गए और दूसरी तरफ जिसने मेडिकल साइंस ढूंढा, उन्होंने कोशिश ये की कि हर जो डिसीज किसी भी पेशेंट के अंदर आते हैं उसके ऊपर मात करे, उसको ओवर पावर करके उसकी ट्रीटमेंट ढूंढे। तो हम एक तरफ डिसीज कम कर रहे हैं और दूसरी तरफ हर डिसीज के ट्रीटमेंट भी ढूंढ रहे हैं। तो उसमें होता कैसा है कि सोशल इंप्रूवमेंट के साथ साथ मेडिकल प्रोफेशनल सर्विसेज की इंप्रूवमेंट होने की वजह से लोगों को अच्छी ट्रीटमेंट मिलने लगी, तो लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ बढ़ने लगी। तो ये एक तरह से देखा जाए तो एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है, बट ये अचीवमेंट हमारे लिए एक समस्या भी बन सकती है। अगर हम देखेंगे इटली और जर्मनी की बात इटली और जापान की बात करते हैं तो इटली में तो 24% सीनियर सिटीजन्स का पॉपुलेशन हो गया अभी, और जापान में ऑलमोस्ट 16% लोग ऐसे हैं जो सीनियर सिटीजन्स हैं।
तो उनसे डेफिनेटली ऐसे कुछ चीज़ें पाए गए हैं कि उनको एक अलग सी समस्या हो रही है। वो समस्या हेल्थ रिलेटेड क्या क्या हो सकते हैं, पहले हम उनको जानने की कोशिश करेंगे। हेल्थ से रिलेटेड अगर हम समस्याओं को अगर हम एक नज़र डालते हैं तो उनको एक 3 कंपार्टमेंट में हम कंपार्टमेंटलाइज कर सकते हैं, 3 तरह के टाइप्स हम बोल सकते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिसीज ग्रुप है वो होता है ड्यू टू एजिंग, मतलब आप सीनियर बन रहे हो, आपकी एज बढ़ रही है, उससे रिलेटेड कुछ नए नए डिसीजेस आते हैं, उसको वो डिसीज को बोलते हैं कि डिसीजेस ड्यू टू एजिंग, मतलब आपका क्रोनोलॉजिकल एज बढ़ रहा है, उसकी वजह से कुछ डिसीज आपके बॉडी के अंदर दिखने लगे। वो कौन से हो सकते हैं? एक तो आपका मेंटल आउटलुक बदलने लगता है, आप हर चीज़ की तरफ देखने का आपका आउटलुक बदलने लगता है। उसके साथ साथ आपको हो सकता है ग्लाउकोमा स्टार्ट हो गया, आपको हो सकता है एथेरोस्क्लेरोसिस स्टार्ट हो गया, आपको हो सकता है एम्फाइसीमा स्टार्ट हो गए। तो ये ऐसे सारे ऑस्टियोपोरोसिस है। फिर उसके साथ साथ स्पेशल सेंसेस आपके कम होने लगते हैं, आपको नर्व डेफनेस आने लगता है। ये आपके इश्यूज इससे रिलेटेड है कि आपका एज बढ़ रहा है, उसके बारे में इसके इम्पैक्ट्स आपके शरीर में देखे जा सकते हैं। फिर एक दूसरा डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ग्रुप है और वो है these are those diseases which are happening because of their longevity in the presence of that particular person। मतलब वो इसके ऐसा नहीं कि वो सीनियर सिटीजन बनने के बाद शुरू हो गए, हो सकता है बहुत सारे चेंजेस पहले ही शुरू हो गए थे, मतलब लेस देन 60 ईयर्स में चेंज होते गए। चूंकि ये इंसान जिंदा है तो वो उसकी लेंथ, उसकी ड्यूरेशन, उसकी लॉन्गेविटी बढ़ने के साथ साथ ये डिसीज की भी लॉन्गेविटी बढ़ रही है, तो उसकी तो प्रोग्रेस होती रहेगी। ऐसे डिसीज भी है जो सामने आते हैं इस उम्र में। वो कौन से हो सकता है? एक तो है लोकोमोटिव डिसऑर्डर्स, मतलब जैसे कोई भी जॉइंट से रिलेटेड हो, बोन से रिलेटेड हो, ऐसे डिसऑर्डर्स बहुत सारे आने लगते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा, जैसे कि मैंने पिछले वक्त बात करते वक्त भी बोला कि एथेरोस्क्लेरोसिस लॉन्गेविटी की वजह से भी बहुत बढ़ सकता है। फिर ऑब्वियसली जब एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ रहा है तो कोरोनरी आर्टरीज में भी अगर समझो एथेरोस्क्लेरोसिस स्टार्ट हो गया तो कार्डियक इश्यूज भी हो सकते हैं। फिर उसके साथ साथ कैंसर्स हो सकते हैं, उसके साथ साथ हो सकता है आपको डायबिटीज स्टार्ट हो गया हो सकता है आप एक्सीडेंट प्रोन होने लग गए हो क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ रहा है। तो उसके साथ साथ हो सकता है आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के इश्यूज होते हैं और जेनेटो यूरिनरी सिस्टम्स के भी डिसीज होते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ता है, नॉक्टर्नल यूरिनेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब रात में आपको उठना पड़ता है, यूरिन पास करने के बाद भी ऐसा लगता है कि आपकी पूरी यूरिन पास नहीं हुई है। तो इस तरह से अलग अलग जो डिसीज़ है वो सिर्फ उसका ड्यूरेशन बढ़ गया, उसके वजह से अब आपको सीनियर सिटीजन की एज में फेस करना पड़ता है। और थर्ड जो है वो सोशियो इकोनॉमिक डिसीज का टाइप है, जिसमें इमोशंस आते हैं, आपकी सोशल सिक्योरिटी डिस्टर्ब हो गई है और साथ ही साथ आपके सेक्सुअल डिस्टर्बेंसेस भी होते हैं कि आपको कुछ इश्यूज एज रिलेटेड फेस करने पड़ते हैं। फिर मेंटल इश्यूज भी उसके साथ साथ है। तो ये 3 कैटेगरी में हम सारे हेल्थ इश्यूज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अभी सवाल ये होता है कि जब हम जानते हैं कि ये इश्यूज होते हैं तो उसको किस तरह से ओवरकम करना चाहिए। तो जैसे कि मुझे बहुत एक हैबिट है या मुझे अच्छा लगता है वो न्यूमोनिक्स बनाने के, तो मैंने एक न्यूमोनिक बनाया है। तो मैं एक न्यूमोनिक के तरफ से ही या उसी के माध्यम से आपको इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। वो न्यूमोनिक है ड्यूज लॉज, तो DEWS ड्यूज लॉज, ये मेरा न्यूमोनिक है। अगर हम इसको थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो हम सीनियर सिटीजन्स की एज में, मतलब जैसे वरिष्ठ नागरिक या ज्येष्ठ नागरिक जिसको बोलते हैं, उस एज में होने वाली समस्याओं के हल कैसे ढूंढ सकते हैं उसके बारे में हम सोच सकते हैं। D से शुरू होता है डाइट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि उससे काफ़ी कुछ चेंज कर सकते हैं। हम हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, बहुत सारे डिसीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, खुद को रिहैबिलिट कर सकते हैं और बहुत अच्छी सी ज़िंदगी, एनर्जेटिक ज़िंदगी भी जी सकते हैं। तो उसमें हमें करना क्या है, डूज एंड डू नॉट्स। तो डूज में तो है कि आपको डाइट सैचुरेटेड और ट्रांस फैटी एसिड से भरा हुआ न खाना चाहिए। मैं डू नॉट्स मतलब ये नहीं खाना है। बेसिकली आपको बढ़ाना क्या है, फ्रेश फ्रूट्स हो, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हो, एक बैलेंस डाइट हो जिसमें पल्सेस हो, सीरियल्स हो, ये सारे बैलेंस डाइट, प्रोटीन्स भी उसमें आना इम्पॉर्टेंट है, कैल्शियम
के रिच सोर्सेस, आपको रागी वगैरह नाचनी जिसमें आते हैं, सीताफल हो, ऐसे सोर्सेस को आप लोकल जो भी मिलता है, ऐसा नहीं कि बहुत कॉस्टली होनी चाहिए, ऐसे मैं ज़रूरी नहीं है कि बहुत जो कॉस्टली चीज़ बाज़ार में मिलती है वही खा के सब कुछ मिलता है, डेफिनेटली नहीं। हमारे इंडिया में लोकल ही बहुत अच्छी चीज़ें मिलते हैं और वही एक ऐसे सोर्सेस होते हैं जिससे खाने से हमें सब कुछ मिलता है, ऑलमोस्ट सब कुछ मिलता है। तो डाइट इम्पॉर्टेंट, हमें जैसे मैंने कहा कि ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स बढ़ाना है, फ्रूट्स बढ़ाने हैं, उसके साथ साथ डू नॉट्स की बात अगर हम करेंगे तो सैचुरेटेड फैट्स को डिक्रीज़ करना है, ट्रांस फैटी एसिड्स को डिक्रीज़ करना है, सॉल्ट कम खाना शुरू करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जबसे जितना ज़्यादा हम सॉल्ट खाएंगे तो हाइपरटेंशन की समस्या बढ़ सकते हैं। वैसे ही एथेरोस्क्लेरोसिस और वेसल चेंजेस की वजह से आपको हाइपरटेंशन होने के चांसेस होते हैं, उसमें अगर आप सॉल्ट ज़्यादा खा रहे हो तो ऑब्वियसली ये समस्या और गंभीर हो सकती है। तो हमें सॉल्ट कम खाना है, उसके साथ साथ शुगर भी कम खाना चाहिए, जितना कम खा सकते हैं। ये आपको अगर डायबिटीज़ नहीं भी हो तो भी हम रिस्ट्रिक्टेड तो रहना चाहिए, क्योंकि आपको फिर वो इनडायरेक्टली वेट इंक्रीज कर रहा है। डायबिटीज़ ना हो तो भी वेट इंक्रीज भी बहुत अच्छी बात नहीं होती है। तो उसके लिए ये डाइट इम्पॉर्टेंट होता है कि आप काफ़ी कुछ चेंज हो, ज़्यादा स्पाइसी ना हो, ज़्यादा ऑयली ना हो, तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डाइट ये पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पे हम सभी को ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जो ई है, हमारे ड्यूज का ई जो है, वो एक्सरसाइज के बारे में बात करता है। एक्सरसाइज जैसे ही हम 50s को क्रॉस करके 60s की तरफ जाते हैं तो एक्सरसाइज के पैटर्न्स हमारे चेंज होना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि जो लेस देन 50 के भी जो अडल्ट्स हैं उनको भी एक्सरसाइज के पैटर्न फॉलो करना चाहिए। उसको मैं हमेशा समझाता हूँ स्टूडेंट्स को, सेफ पैटर्न कहता है। सेफ पैटर्न होता है कि स्ट्रेंथनिंग के ऊपर भी ध्यान देना है आपको, मसल स्ट्रेंथनिंग के ऊपर ध्यान देना है। एस से मसल स्ट्रेंथनिंग, ए से एरोबिक एक्सरसाइजेस आपको इंक्लूड करना है वीकली जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं। एफ से फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस आपको इंक्लूड करना है आपके सारे एक्सरसाइज के शेड्यूल में। और लास्ट जो ई है वो एंड्योरेंस एक्सरसाइज भी आपके होना चाहिए। और ये जब हम एक्सरसाइज किसी भी इंसान को बताते हैं तो इट हैज़ टू बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल्स और सम गाइडलाइंस। दोज गाइडलाइंस आर कॉल्ड एज फिट, FITT। तो व्हाट आर दोज फिट गाइडलाइंस? उसमें फ्रीक्वेंसी पे हम देखना चाहिए। एफ से होता है कि फ्रीक्वेंसी, कितने दिन कौन सा एक्सरसाइज करना है उसके बारे में प्लान करना इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आता है इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, कितने इंटेंसली आप करते हो, FI इंटेंसिटी होती है। फिर नेक्स्ट T इज फॉर टाइप, कौन से टाइप का एक्सरसाइज किन को सूट हो सकता है। किसी को कोमॉर्बिडिटीज है तो वो मॉडिफाइड वर्जन बताना चाहिए, मतलब वो रिस्क ना हो। किसी को एक्सरसाइज बताते वक्त बून होने से अगर हम नहीं हेल्प कर सकते तो रिस्क ही नहीं बताना है। फिर लास्ट है टाइम, कितने देर तक वो होना चाहिए। तो ये एक्सरसाइज के अगर हम टाइप पे ध्यान देते हैं तो काफ़ी कुछ फ़ायदे होते हैं। तो एक्सरसाइज के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? एक्सरसाइज बेसिकली गिव्स इन्यूमरेट, मतलब बहुत ज़्यादा अनगिनत फ़ायदे होते हैं उसके। तो एक तो होता है कि उससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है, इमोशनल लेवल बढ़ता है कि आप इमोशनली स्ट्रांग बनने लग जाते हो। फिर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होने लग जाता है, आपके लिपिड प्रोफाइल्स नॉर्मलाइज होने लग जाते हैं। फिर आपका लाइफ का एक्सटेंशन होने लग जाता है। इससे बड़ा और क्या खूबसूरत मिल सकता है कि आपको हर चीज़ सिर्फ एक एक्सरसाइज करने से मिल रहा है। तो एक बहुत बड़ा बून हो सकता है और बहुत ही बड़ा शस्त्र हो सकता है जो आप यूज़ कर सकते हो जब भी आप प्लान करते हो। तो ये हमारा एक्सरसाइज का, मैं आपको एक सिंपल बताना चाहता हूँ कि मिनिमम 20 मिनट्स पर डे 5 days a week, ये हमारा सबसे एक छोटा सा रोल हो फिटनेस के लिए। अगर आपका वेट लॉस का पर्पस है तो 40 मिनट्स पर डे 5 days a week और एटलीस्ट 5 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से आपको वॉकिंग करना का कोशिश करना चाहिए। और एक्सरसाइज के बाद आता है DE हो गया। अभी हम W की बात करते हैं। W मतलब वेट मैनेजमेंट। हमें वेट मैनेज करना आना ही आना चाहिए, बिकॉज दैट इज द मोस्ट सिंपल मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर और इजीली मेजरेबल मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होता है। तो हम सबको बोलते हैं कि एक इजी वे हमें देखने के लिए कि कौन सा आइडियल वेट है हमारे लिए, हाइट इन सेंटीमीटर्स -100 हम रफली बताते हैं। दैट इज ऑलमोस्ट ट्रू, मतलब रफली हम देख सकते हैं कि आपकी हाइट सेंटीमीटर्स में काउंट कीजिए, उसमें से 100 को निकाल दीजिए तो उतनी आपकी वेट होनी चाहिए केजीज में। तो दैट इज समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। तो वेट क्यों करना इंपॉर्टेंट है? अगर आप ओवरवेट हो जाते हैं या ओबेसिटी हो जाती है तो उससे रिलेटेड डिसीजेस होते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, फिर आर्थराइटिस है, फिर ब्रेस्ट कैंसर्स है। और ये इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स मतलब इससे रिलेटेड है, ओवरवेट या ओबेसिटी से रिलेटेड है। तो जब हम
वेट कम करने लग जाते हैं तो ऑब्वियसली आप इन डिसीज़ के ऊपर भी आप फोकस करके काम कर रहे हैं। मतलब ये इनडायरेक्ट बेनिफिट्स है। जब आपका वेट आइडियल होता है तो आपको ऑब्वियसली इनडायरेक्ट बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है। फिर जो ड्यूज का लास्ट एस है मेरा जो न्यूमोनिक है उसका एस जो है वो है सोशलाइज। तो आपको एक ग्रुप बनाना चाहिए। आप हमेशा ऐसा नहीं कि आप कोई अगर घर पे भी अगर समस्या है कि घर पे कुछ लोग नहीं है तो अभी बहुत सारे शहरों में बहुत सारे गांव में सीनियर सिटीजन्स के क्लब्स बनते हैं, सीनियर सिटीजन्स के ग्रुप्स आते हैं। तो कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि दिन में 2 बार उन सारे लोगों के साथ में रहें। ऐसा होता है कि ऐसे लाइक माइंडेड लोग मिल जाते हैं। कोई एक आपको फ़ोन करके पूछने लगता है कि आप कैसे हो, जिस दिन आप नहीं गए वॉक के लिए। तो जब ये एक ऐसा टाइम आता है कि अगर आपको लगता है कि कोई आपके लिए केयर कर रहा है, वो भी एक बहुत बड़ी तसल्ली होती है दिल के लिए कि नहीं अगर कुछ हो गया तो कोई ना कोई हमारे लिए। तो ये सोशलाइजिंग के इफ़ेक्ट्स होते हैं। स्ट्रेस कम हो कर सकते हैं एक दूसरे से शेयर करके, या जैसे उम्र बढ़ती है तो अनुभव भी आते रहते हैं। तो उन अनुभवों को जब हम शेयर करते हैं तो काफ़ी समस्याओं के हल भी मिलते हैं उसमें। तो सोशलाइजिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो वो तो सभी को पता है कि ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स बेसिकली। तो इस एज में तो कम से कम ज़्यादा सोशलाइज होंगे तो और ज़्यादा भी बेनिफिट्स होते हैं। और जब नेक्स्ट मैं दूसरे हाफ की तरफ जाता हूँ कि हमें किस तरह से अपने आप को सिक्योर करने के लिए हम करनी चाहिए, जैसे मेरा न्यूमोनिक का सेकंड हाफ है लॉज, LAWS। एल से मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि वो लॉज के बारे में इंफॉर्मेशन लेना अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। लॉज कौन से हो सकते हैं? आपकी तन की सुरक्षा, आपकी मन की सुरक्षा, आपकी धन की सुरक्षा किस तरह से करें, किस तरह से प्लान हो। अगर आपको कोई क्राइसिस आता है, आपके घर में भी आपके फैमिली मेंबर्स इश्यूज क्रिएट करते हैं, तो अभी भी बहुत सारे हाई कोर्ट्स के जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है कि आपको घर से कोई नहीं निकाल सकता है। उसके बावजूद उसके साथ साथ पुलिस ने बहुत सारे ऐसे नंबर्स डिक्लेयर किए, हर स्टेट्स के अलग अलग नंबर से। जब भी कोई सहायता चाहिए रहती है सीनियर सिटीजन्स को, उस नंबर पे कॉल करेंगे तो उनकी एक टीम रहती है, स्पेशली डिज़ाइन टीम है, वो उनको टैकल करती है, उनको फ़ोन करती है, उनको पूछती है कि आप कुछ दिक्कत में तो नहीं है, हम आ सकते हो क्या। तो इस तरह से हम लॉज की भी थोड़ी सी जानकारी लेना इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी अगर कोई प्रॉपर्टी है, उसके प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। आपके फैमिली मेम्बर्स भी उसके रिलेटेड आपसे लड़ सकते हैं, फिजिकली लड़ सकते हैं, लीगली लड़ सकते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा जानकारी अभी से लेना चालू करना, या अगर आप ऑलरेडी सीनियर सिटीजन हो तो किसी के थ्रू उसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट इज़ माई फर्स्ट L। तो नेक्स्ट है ए से मैं चाहता हूँ कि आप एडिक्शन फ्री रहे। एडिक्शन किसी भी तरह से हो सकता है। एडिक्शन अल्कोहल का एडिक्शन हो सकता है, टोबैको का एडिक्शन हो सकता है, और अन्य किसी भी चीज़ की जिसको हम समाज हमें कहता है कि ये बुरी चीज़ें हैं, उससे हमें दूर रहने की कोशिश करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एडिक्शन हो सकता है कि आपको चिड़चिड़ापन आ रहा है। आपके मूड के भी बहुत सारे होता है कि जैसे आप जॉब करते रहते हो तो आपको एक हैबिट बन चुकी है कि आपको एक रेस्पेक्ट देने वाला ग्रुप रहता है, आपके अंडर कुछ लोग काम कर रहे हैं, सडनली वो सब निकल गया और आपको लगता है कि घर में भी वैसे ही आपको ट्रीटमेंट मिले, तो होता नहीं है। तो आपको खुद को चेंज करने की कोशिश करना है। सो एडिक्शन कैन बी एनीथिंग, मतलब घर के अपनी मेंटल एडिक्शन हो, फिजिकल एडिक्शन हो, उसके ऊपर हम डेफिनेटली काम करना चाहिए। और लास्ट जो W और S है, बेसिकली लॉज की जब हम बातें करते रहते हैं तो हम चाहते हैं कि सबको पता चले कि लीगल हम किस तरह से करें। किसके लिए? W जो है वो वेल्थ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय आपको अनेक समस्या आने वाली है। आपको हेल्थ की समस्या आने वाली है और उस हेल्थ को केयर लेने के लिए भी आपको वेल्थ चाहिए। तो वेल्थ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आप जिंदगी भर जो कमा चुके हो उसको गंवाना नहीं है, उसको सेफ इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, उसको किस तरह से आपको अगर ज़रूरत पड़े तो एक इमरजेंसी फंड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उस वक्त हमें हेल्प कौन कर सकता है, वो किस तरह से उसको प्लानिंग करके हॉस्पिटल हो या किसी वेल विशर के पास पहुंचा सकते हैं। इसकी प्लानिंग करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चीज़ वेल्थ से जुड़ी हुई है। हर जो भी आप सुविधा पाना चाहते हैं इस एज में, अगर आप किसी कंट्री को विजिट भी करना चाहते हो तभी भी आपको वेल्थ मैनेजमेंट आना चाहिए। हर चीज़, जैसे आपके स्पाउस की केयर भी अगर लेना चाहते हो तो भी आपको वेल्थ मैनेजमेंट आना चाहिए। तो वेल्थ मैनेजमेंट सीखना इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो S है वो बहुत इंपॉर्टेंट S है एज फार एज हमारा हेल्थ केयर प्रोफेशन है। तो S इज़ फॉर स्क्रीनिंग एंड स्पेशल इंटरवेंशन। स्क्रीनिंग मतलब जैसे ही एज बढ़ने लगती है, जैसे मैंने कहा कि अलग अलग टाइप की हेल्थ इश्यूज आ सकती हैं, तो उसके लिए
साल में एक बार कम से कम हर डिसीज़ जो कॉमन डिसीजेस है उसके लिए स्क्रीनिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। जैसे हीमोग्लोबिन के लिए CBC करवाना हो, ब्लड शुगर टेस्ट करवाना हो, या अगर आप लेडीज़ है तो एक सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड हो, ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड हो, इवन सारे दोनों जेंडर्स में लंग कैंसर से रिलेटेड स्क्रीनिंग हो, हाइपरटेंशन से रिलेटेड, ये सारी स्क्रीनिंग इम्पॉर्टेंट है। अब जब स्क्रीनिंग में अगर आपको कुछ मिल जाता है तो उससे रिलेटेड स्पेशल इंटरवेंशंस की जरूरत होती है, वो भी हमें लेना है। जैसे अगर कोई डिसीज प्रिवेंटेबल है तो इम्यूनाइजेशन के कुछ ऑप्शंस है क्या, वो ऑप्शंस ढूंढना है। और अगर इम्यूनाइजेशन के ऑप्शंस नहीं है तो ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस है, तो चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट हो, चाहे वो थेरापेटिक ट्रीटमेंट हो, उसके कुछ ऑप्शन। जैसे डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ की रेगुलर टैबलेट्स लेना, भूलने के लिए हमें कभी कभी एज से रिलेटेड मेमोरी लॉस हो सकता है, तो उसमें एक सिस्टम बना कि कैसे हम ना भूल के ये सारे मेडिसिन ले सकते हैं, इसके लिए कोशिश करना कि एक सिस्टम क्रिएट करें। तो इस तरह से अपने आप को खुद संभालना, और संभालते संभालते हमारे जो नई आने वाली पीढ़ी है, बेसिकली ऐसा होता है कि जैसे हमारा सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, सोशल स्ट्रक्चर को समझते हुए खुद को संभालना, अपनी फैमिली जिसके लिए आपने इतने साल काम किया है उनको संभालने की कोशिश करना, और उनको संभालते संभालते हो सकता है उनसे गलती हो, उनको समझने की कोशिश करना। हो सकता है कि ये पीढ़ी ऐसी ही हो, ये नया जनरेशन चेंज हो रही है, हमारे अपने जनरेशन्स में और इस जनरेशन्स के जो स्पीड ऑफ चेंज है वो बहुत अलग है। आज तो डेली एक चेंज हो रहा है, तो हमें तो कई साल लगते थे कुछ चेंज होने में। तो आप समझना कि उनकी ज़रूरतें अलग है, उनकी जो नेचर है वो अलग है, उनकी नीड्स की वजह से उनको कुछ काम करना पड़ता है जो आपके मन के विरुद्ध हो, उसके बाद भी उनको समझना, फिर उनको समझाने की कोशिश करना, और ना समझे तो खुद को ही समझाकर अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरह से जीना, यही इसका एक उपाय हो सकता है। इतना कहते हुए मैं यहीं पे रुक जाता हूँ, और फिर मिलते हैं अगली बार जब भी मैडम चांस देंगे। थैंक यू। एज ऑलवेज सर, इट वाज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। एंड अगर इससे रिलेटेड हमारे दर्शकों के पास कोई भी क्वेश्चन हो जो आप चाहते हो कि श्याम सर उनको एड्रेस करें, तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। थैंक यू सो मच सर, इट वाज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू मैम।